ये कहानी है राजस्थान की, जहां नंदिनी की शादी कुंवर वीर प्रताप के साथ हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। नंदिनी एक गरीब घर से थी और उसे घर गृहस्थी संभालना खूब अच्छे से आता था। परिवार में उसकी सास कल्याणी देवी और छोटा देवर देव रहा करता था। देव महज 8 साल का था तब नंदिनी शादी करके आई थी और देव को नंदिनी से बहुत लगाव था। वो अपनी भाभी को भाभी नहीं बल्कि नाम से बुलाया करता था। ऐसे ही एक सुबह देव नंदिनी को आवाज देता है। अरे नंदिनी, कहाँ मर गई तू? मैंने तुझे कब से नहीं देखा। जल्दी आना नंदिनी, और मुझे भूख भी लगी है, खाऊंगा तो तेरे हाथ से ही। तभी वहाँ नंदिनी आती है और कहती है, अरे बाबा आ गई, बस आपके लिए मैगी बना रही थी। सुबह से काम में लगी हुई थी, इसीलिए आपने मुझे नहीं देखा होगा। और चलो मैं आपको भी खिला देती हूँ, आप उसके बाद ना मुझे बहुत सारा काम करना है। अरे नंदिनी, तुम कितना सारा काम करती हो। कभी खाना बनाती हो, कभी बर्तन धोती हो, कभी झाड़ू लगाती हो, कभी पोछा लगाती हो। आराम कब करोगी तुम? अरे मैं आपको खाना खिला दूँ, उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो मेरी। कैसे चिंता ना करूँ मैं? तुझे पता तो है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आराम कर लूंगी। अभी ये मैगी तो खा लो, ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तभी वहाँ पर नंदिनी की सास कल्याणी आती है और कल्याणी कहती है, अरे बेटा, ये तेरी भाभी है, कम से कम इसे भाभी कहकर बुलाया कर। नाम लेता है तू अभी से इसका, और आसपास के लोग कहते हैं कि हमने तुझे कोई संस्कार ही नहीं सिखाया। अरे ये भाभी है और भाभी का नाम नहीं लेते। जो उम्र में हमसे बड़ा होता है ना बेटा, उनका नाम नहीं लेते, इसीलिए इसको भाभी माँ या फिर भाभी कहकर बुलाया कर। ये मेरी भाभी नहीं है, ये तो मेरी बिंदनी है। बिंदनी नंदिनी मेरा बहुत ख्याल रखती है और मुझे नंदिनी बहुत अच्छी लगती है। जब नंदिनी घर पर नहीं होती है या फिर मैं स्कूल चला जाता हूँ तब मुझे नंदिनी की बहुत याद आती है। मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब नंदिनी से शादी करूंगा। ख्याल तो आप भी मेरा बहुत रखते हो देवर जी, और वैसे भी मेरी तो शादी हो चुकी है। जब तक आप मुझसे शादी के लिए तैयार होगे तब तक तो मैं आपसे काफी ज्यादा बड़ी हो जाऊंगी। मुझे तो बस मेरी नंदिनी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए मुझे। सच में बड़ा ही नादान बच्चा है तू। खैर, बच्चों को कोई कितना ही समझा सकता है तो बच्चा, बोलेगा तो बच्चा बुद्धि वाली बात ही ना। छोड़ ये सब। नंदिनी मेरे साथ ऊपर चल, अचार सूखने के लिए रखे थे, उनको डब्बे में भर के रखना है। अच्छा जी ठीक है, मैं आती हूँ अभी। नंदिनी का पति वीर प्रताप परिवार से बहुत ही ज्यादा लड़ाकू किस्म का व्यक्ति था। वो आए दिन किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा किया ही करता था। ऐसे ही एक दिन वीर प्रताप लड़ाई झगड़ा करके रात को घर आता है। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी हुई थी और वो चोट देखकर नंदिनी उससे कहती है, ये सब क्या है? शरीर पर इतनी सारी चोट के निशान और इतना सारा खून निकल रहा है। आपसे कितनी बार कहा है मैंने, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो। इन सब में क्या रखा है? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरा नाम वीर प्रताप ठाकुर है ना, किसी के आगे नहीं झुकता। जो मुझसे बहस करेगा उसको मैं ऐसी तरह से मारूंगा, और चाहे बदले में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। कम से कम अपने बारे में नहीं तो माँ जी और अपने छोटे भाई और मेरे बारे में तो सोच लिया करो। इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं रखा। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखो, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? घर के बड़े तो आप हो। देख, तुझे मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरा दिमाग बहुत खराब है, मुझे सोने दे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नंदिनी के मन में अब वीर प्रताप के लिए डर सा समा जाता है। वीर प्रताप ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहा करता था। जब वीर प्रताप घर आता था तब भी नंदिनी को सुकून मिलता था। ऐसे ही एक रात वीर प्रताप घर नहीं आता। ये देखकर नंदिनी को बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है और वो इस बारे में अपनी सास को बताती है। माँ जी, वो अभी तक घर वापस नहीं आया। रात के करीबन 3 बज गए, वरना नॉर्मली तो वो घर पर आ जाते थे। मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। बहू, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, आ जाएगा वो। दोनों सास बहू एक दूसरे को दिलासा देती हैं। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक वीर प्रताप का कोई पता नहीं था। इसी तरह से नंदिनी पुलिस में जाकर प्रताप की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस अपनी छानबीन करना शुरू कर देती है और कुछ दिन बाद पता चलता है कि प्रताप का मर्डर हो गया है। ये खबर सुनकर दोनों सास बहू के सर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है।
यूं ही 6 महीने गुजर जाते हैं। अब नंदिनी के माँ बाप अब नंदिनी की दूसरी शादी करवाने के लिए उसकी सास से बात करते हैं। बहन जी, आपको तो पता ही है कि हमारी नंदिनी अभी 25 से 26 साल की ही है और इस उम्र में वो विधवा हो गई है। अभी तो उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। अकेले की जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है और आप तो जानती ही हैं, तो लोग उसे बहुत अजीबो गरीब नजरों से देखने लगते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी नंदिनी को इन सारे दौर से गुजरना पड़े। मैं चाहती हूँ कि नंदिनी की शादी करवा देते हैं हम लोग, फिर वो अपने ससुराल चली जाएगी और वहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। बात तो ठीक है बहन जी, चलिए इस बारे में नंदिनी से बात करते हैं, देखते हैं कि वो कैसा फैसला लेती है। नंदिनी की सास उससे दूसरी शादी करने के बारे में बात करती है। कहीं ना कहीं नंदिनी भी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब सभी लोग मिलकर नंदिनी के लिए एक नया रिश्ता तलाश करना शुरू कर देते हैं। जो भी बात देव को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और गुमसुम हो जाता है। उसकी हालत देखकर नंदिनी उससे कहती है, क्या हो गया देव, तुम बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो, सब ठीक तो है? अब तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। अब ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ अधूरी हो गई है। तुम्हें तो पता है ना नंदिनी, अगर तुम ना रहो तो मैं खाना ही नहीं खाता हूँ, तुम ना रहो तो मुझे नींद भी नहीं आती, और तुम ना रहो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं रह पाऊंगा नंदिनी तुम्हारे बिना। तो मैं भी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना, लेकिन क्या करूं, ये समाज एक विधवा औरत को जीने नहीं देना चाहती। मुझे दूसरी शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। तुम मुझसे कर लो ना शादी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं पैसे कमाने लगूंगा, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिलहाल जब तक मैं छोटा हूँ तब तक तुम मेरा ख्याल रखो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कर लूंगी तुमसे शादी। फिलहाल के लिए खाना खाओ और सो जाओ। नंदिनी की सास उसकी सारी बातें सुन रही थी और एक दिन नंदिनी की सास उससे कहती है, बेटा नंदिनी, मैं जानती हूँ कि अब जो मैं बोलने वाली हूँ शायद वो सुनकर तुझे अच्छा ना लगे। सच बताऊं बेटा, तो तू भी मेरे घर की सदस्य है और तेरे बिना ना मेरा भी मन नहीं लगेगा। तू मेरे बेटे से शादी कर लेना। मैं जानती हूँ कि तेरा देवर अभी छोटा है, लेकिन तुझे भी पता है कि देव को तेरी आदत हो चुकी है। वो तेरे बिना नहीं रह पाएगा। वो तुझसे बहुत प्यार करता है और मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज स्वीकार करने में तुझे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मेरी बात तू मान ले और देव से शादी कर ले। नंदिनी घर की परिस्थितियों को देखते हुए शादी करने के लिए हाँ कर देती है और उसका खूब ख्याल रखती है। आसपास के सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते हैं। ये सब कहते हैं कि दुल्हन बड़ी और दूल्हा बच्चा, लेकिन नंदिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने घर गृहस्थी में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है। एक रात रोहन अपनी साली प्रिया के कमरे में जाता है, जहाँ दोनों जीजा साली मिलकर खूब सारी बातें करते हैं। सच बताऊं प्रिया, मेरी शादी ना तुमसे होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब है। अक्सर बुरी चीजें ही मुझे मिलती हैं। अब तुम जरा अपनी बहन निधि को ही देख लो। अरे जीजू, जब दीदी की शादी आपसे नहीं हुई थी ना, तब भी सब यही बोलते थे कि मैं दीदी से बहुत ज्यादा सुंदर, इंटेलिजेंट हूँ। और आपको तो पता है ना कि दीदी कैसी है। हाँ, बस इसी बात का गम है कि तुम मुझे मिली नहीं। किस्मत में वही बेकार और बुरी चीज लिखी थी। अरे जीजू, टेंशन क्यों लेते हो? अभी भी मैं आपके ही पास हूँ। और हाँ, मौका भी है, दस्तूर भी है। हाँ, समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। वैसे मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ जीजू, लेकिन मुझे डर लगता है दीदी से। अगर उन्हें पता चल गया तो? अरे टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। रोहन प्रिया के करीब आने लगता है। तभी प्रिया रोहन से कहती है, अरे नहीं जीजू, दीदी को पता लग जाएगा। कहा ना, कुछ पता नहीं लगेगा। और हाँ, मेरा साथ दो, टेंशन बिल्कुल मत लो। तभी निधि की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि रोहन उसके बगल में ही सो रहा है। निधि को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। ये सपना देखने के बाद उसे बार बार अपने पति पर शक होने लगता है। दरअसल प्रिया और रोहन एक ही कंपनी में जॉब करते थे। ऐसे ही एक सुबह निधि रोहन का लंच बना रही थी। तभी रोहन निधि से कहता है, अरे निधि, एक काम कर देना, आलू के पराठे बना देना। आज वो तुम्हारी बहन ने ऑफिस में मुझसे आलू के पराठे मंगाए हैं। उसने कहा था कि बहुत दिन हो गए दीदी के हाथ के बने हुए आलू के पराठे खाए।
उसको बोल दो कि खुद आलू के पराठे बनाना सीख ले, मैं उसकी नौकर नहीं हूँ। जब मैडम फरमाइश करेंगी तब यहाँ आप उसके लिए आलू के पराठे बनवा कर ले जाते हो। उसको बोलो अपना ध्यान खुद रखे, वो बच्ची थोड़ी है। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारी खुद की बहन है और वो जॉब करती है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद के लिए आलू के पराठे बना पाए, और तुम्हें अपनी बहन को सपोर्ट करने के बजाय ऐसी बातें कर रही हो। यही तो दिक्कत है ना, वो मेरी बहन है लेकिन सबसे ज्यादा चिंता तो आपको लगी रहती है उसकी। तुमसे बहस करना ही बेकार है, रहने दो, पराठे बनाने की जरूरत नहीं है अब। रोहन निधि की बात से नाराज हो जाता है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही शाम को रोहन प्रिया को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ जाने के बाद वो निधि से फोन करके कहता है, निधि एक काम करना, मेरा खाना मत बनाना आज, मैं और प्रिया रेस्टोरेंट में डिनर कर लेंगे। तुम अपने लिए खाना बना लेना, या फिर तुम अभी अगर खाना खाना हो तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से ले आता हूँ। तुम उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए, उसके साथ खाना खाने के लिए तुम्हारे पास समय है, लेकिन अपनी पत्नी को टाइम देने के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ, हद होती है किसी चीज की। तुम्हें ना खुद पर भरोसा है, ना मुझ पर भरोसा है, ना ही अपनी बहन पर भरोसा है। तुम्हारी सगी बहन है, लेकिन फिर भी तुम उस पर और मुझ पर बहुत ज्यादा शक करती हो। लेकिन अब तुम्हारे शक करने की वजह से मैं प्रिया से बातचीत करना तो बंद नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरी साली ही नहीं बल्कि मेरी ही कंपनी में काम करने वाली मेरी एक फ्रेंड भी है। हाँ तो ठीक है, तुम्हें अगर उसके साथ रहना है तो रहो, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। रोहन भी गुस्से में फोन काट देता है। रात काफी हो जाती है। निधि रोहन का वेट कर रही थी। रात के करीबन 12 बज जाते हैं। निधि को टेंशन होने लगती है। वो रोहन और प्रिया को फोन करने लगती है, लेकिन दोनों का फोन बंद आ रहा था। निधि के मन में बहुत सारे बुरे विचार आने लगते हैं। कहीं मेरा सपना सच तो नहीं होने वाला, कहीं मेरा पति और मेरी बहन दोनों किसी होटल में मुंह तो काला नहीं करवा रहे। मुझे तो लगता है जरूर यही बात है, तभी फोन बंद आ रहा है दोनों का। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। ये सब सोचते सोचते निधि की आंख लग जाती है। प्रिया और रोहन दोनों एक होटल में होते हैं, जहां दोनों जीजा साली के रिश्ते को शर्मसार करते हैं। एक बार फिर से निधि की आंख इस बुरे सपने के साथ खुल जाती है। वो तुरंत अपनी माँ विभा को फोन लगाती है और रोते हुए कहती है, माँ जी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मेरी बहन ने मेरा घर तोड़ दिया, उसे ही मेरा ही पति मिला था चक्कर चलाने के लिए। माँ जी, अब मैं और कहाँ जाऊँ, किसके सहारे जीऊँ? अरे बेटा, अब रोती रहेगी या बताएगी कि आखिर क्या बात है? माँ, प्रिया और रोहन का चक्कर चल रहा है। दोनों जीजा साली होने के बाद भी इस रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं। रोहन भी शादीशुदा होने के बाद भी मेरी बहन के साथ रंगरलियां मना रहे हैं। रात के 3 बज चुके हैं, लेकिन उन दोनों का कोई अता पता नहीं। दोनों का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। माँ, तुझे कैसे पता कि तेरी बहन और तेरे पति का चक्कर चल रहा है? माँ, मुझे ना उन दोनों पर पूरा शक है, और जिस कारण मुझे ऐसे बुरे ख्याल भी आते हैं। अभी ना मैंने बहुत ही गंदा सपना देखा और मेरी आँख खुल गई। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। माँ, तुझे अपने पति के साथ साथ अपनी बहन पर भी भरोसा नहीं है? अरे रात के 3 बज रहे हैं, उन दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि दोनों किसी प्रॉब्लम में हो। बेटा, शक का तो कोई इलाज होता नहीं है। जब ये बात रोहन और प्रिया को पता चलेगी तो उन दोनों को बड़ा बुरा लगेगा। माँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे पूरा यकीन है उन दोनों का कुछ ना कुछ तो चल रहा है। कभी तूने अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखा है जिससे तुझे ये लगे कि प्रिया और रोहन का कुछ चल रहा है? बेटा, जब तक हम अपनी आंखों से और कानों से पूरा माजरा समझ नहीं लेते, तब तक हमें उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। और तुझे इतने बुरे सपने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तू 24 घंटे यही सोचती रहेगी कि तेरा पति तेरी बहन के साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन माँ जी, रात के 3 बज चुके, वो लोग घर क्यों नहीं आए? यही तो सोचने वाली बात है ना। क्या पता ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई हो। सुबह होते ही हम दोनों पुलिस स्टेशन चलेंगे। थोड़ी देर बाद निधि के फोन पर फोन आता है। निधि भागते हुए अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो देखती है कि रोहन और प्रिया दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और वो दोनों अलग अलग वार्ड में एडमिट थे। उन दोनों को इस तरह से देखकर निधि को बहुत बुरा लगता है और उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी विभा उससे कहती है, देख लिया बेटा, दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हो रखा है, इसलिए उनका फोन भी बंद था और दोनों यहाँ एडमिट है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन कम से कम अपनी बहन के साथ तो तू बचपन से रही है। क्या उसे तूने बिल्कुल भी नहीं जाना कि वो कैसी है? हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सही कहा है किसी ने कि शक का कोई इलाज नहीं होता।
निधि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर प्रिया और रोहन को घर भेज देते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। निधि प्रिया और रोहन दोनों का ख्याल अच्छे से रखती है। अब निधि के मन से वो शक भी हमेशा हमेशा के लिए निकल जाता है जो उसे अपनी बहन और पति पर था। इस तरह से निधि अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है। अर्चना अपनी दोनों बहू कोमल और सपना से बहुत परेशान थी, और परेशान होती भी क्यों ना, आखिर उसकी दोनों बहू एक नंबर की कामचोर जो थी। ऐसे ही एक दिन अर्चना फोन पर बात कर रही होती है, तभी कोमल और सपना अपनी सास के पास आकर बैठ जाती है और टेबल पर रखा रिमोट अपनी सास से मांगती है। माँ जी, टीवी ऑन करना है, जरा रिमोट पकड़ा दीजिए। बहू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं फोन पर बात कर रही हूँ और रिमोट तेरे पास ही रखा है, खुद ही उठा कर ले ले, कामचोर कहीं की। कौन कामचोर है वो तो दिख ही रहा है। माँ जी, अगर आपको नहीं देना रिमोट तो ठीक है, पर मेरी भी एक बात सुन लीजिए, अगर मैंने टीवी चलाया है तो मैं ही देखूंगी। कोमल और सपना की ये बात सुनकर अर्चना को बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। समय यूं ही बीतता जाता है और जब भी घर के काम करने की बारी आती तो कोमल और सपना हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। ऐसे ही एक दिन अर्चना खाना बनाकर किचन से बाहर आती है और अपनी बहू से किचन साफ करने को कहती है। बहू, मैंने सारा खाना बना लिया है, अब सिर्फ किचन साफ करने को रह गया है, इसीलिए एक काम करो, ये किचन साफ कर लो और एक खाने के बाद बर्तन धो लेना, इतना तो हो जाएगा ना तुमसे। माँ जी, जब आपने घर का सारा काम कर ही लिया तो ये काम सपना और मेरे लिए छोड़ दिया क्या आपने? आप खुद ही कर लेती, बेकार में आप मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। इतना बोलकर कोमल वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी अर्चना को ही किचन की सफाई करनी पड़ती है। कुछ देर बाद अर्चना का छोटा बेटा अशोक घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे सब दोस्तों की शादी हो गई, बस मेरी ही नहीं हुई। जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा क्या तब तुम मेरी शादी करवाओगी? बेटा, शादी तो मैं करवा दूं, पर अब मुझे बहुओं का शौक नहीं है, बल्कि बहू होने से डर लगने लगा है। मुझे तो लगता है कहीं मेरी छोटी बहू भी इन दोनों बहुओं की तरह कामचोर ना निकल जाए, जो अपना काम भी अपनी सास से ही करवाए। माँ, सब एक जैसे तो नहीं होते ना, और क्या आप इस डर से मुझे कुंवारा रखोगी, कभी मेरी शादी नहीं होने दोगी? अब अर्चना भी अशोक की शादी के बारे में सोचती है। इसी तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और अर्चना अशोक के लिए नेहा नाम की एक सुशील लड़की को ढूंढती है। और जब अर्चना अपने बेटे के साथ नेहा को देखने जाती है तो नेहा की माँ अपनी बेटी की भर भर के तारीफें करती है। बहन, अब तुम्हें क्या ही बताओ, मेरी बेटी जितना फुर्तीला तो हमारे घर में कोई नहीं है। सुबह 5 बजे उठकर घर का सारा काम अकेले ही कर लेती है, मुझे तो किसी भी काम को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इतना सारा खाना देख रही हो आप, ये भी बाहर का नहीं बल्कि नेहा के हाथों का बना है। सच में बेटा, तुम तो बहुत गुणी हो, और खाना खाकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे होटल का खाना हो। बेचारी अर्चना नेहा की तारीफें सुनकर नेहा की माँ की बातों में आ जाती है। अब बिना देरी करे अर्चना नेहा की शादी अशोक से करवा देती है। पर नेहा भी अर्चना की बड़ी बहू कोमल और सपना की तरह एक नंबर की कामचोर होती है। ससुराल में आने के साथ ही नेहा अपनी कामचोरी दिखाने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुबह के 10 बज जाते हैं, पर नेहा के लिए सुबह नहीं होती। अब अर्चना नेहा को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है। मेरे तो कर्म ही फूट गए, मेरी तीनों बहुएं एक नंबर की कामचोर निकली। शादी से पहले तो इनकी माँ बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मेरी बेटी जितना फुर्तीला कोई नहीं, पर इस करमजली की तो अब तक सुबह ही नहीं हुई। अरे ओ करमजली, आज तुझे उठना भी है या नहीं? उठना है माँ जी, पर क्या करूँ, बिना चाय के ना मेरी आँख नहीं खुलती। अच्छा होता अगर आप 1 कप चाय मुझे दे देती। 1 कप चाय पीने के बाद मेरे शरीर में फुर्ती आ जाएगी, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सच में बहू, चाय पीने के बाद तू घर के सारे काम अकेले ही कर लेगी? अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे लिए अभी अदरक मार कर चाय लाती हूँ। बेचारी अर्चना एक बार फिर अपनी बहू की बातों में आ जाती है और अपनी बहू के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती है। चाय पीने के बाद नेहा अपने बिस्तर से उठने के बदले अपने फोन में घुस जाती है।
ये देखकर अर्चना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके हाथों से फोन छीनकर नेहा से कहती है, बहू तूने तो कहा था कि चाय पीने के बाद तेरे अंदर फुर्ती आ जाती है और तू अकेले ही घर का सारा काम कर लेती है। अब क्या हुआ, तू काम करने के बदले फोन में क्या लगी है? माँ जी वो सब तो मैंने नींद में कहा था। और आप कैसी सास है जो नए नवेली बहू से घर के काम करवा रही है? अरे औरों के घर की बहू 1 महीने तक कुछ नहीं करती और मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 4 दिन ही हुए और आप मुझसे काम करवा रहे हैं। हाँ, क्योंकि औरों की बहू एक हद तक की कामचोरी दिखाती हैं और ससुराल में आने के बाद काम करती हैं, पर तुम तीनों ने तो आने के साथ ही अपनी कामचोरी दिखा दी। मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने अपनी कामचोरी खत्म नहीं की ना तो मैं तुम तीनों को तुम्हारे सामान सहित घर के बाहर फेंकवा दूंगी। अर्चना अपनी तीनों बहुओं को धमकी देती है, पर उसकी धमकी का असर उसकी किसी भी बहुओं पर नहीं पड़ता। अब तीनों देवरानी जेठानियां एक हो जाती है और घर में बैठकर हर समय गप्पे मारती है, पर घर का एक काम नहीं करती। अपनी कामचोर बहू से परेशान अर्चना उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ दिनों के लिए अपनी सहेली के घर जाने का फैसला करती है और अपनी बहुओं से कहती है, बहू मैं कुछ दिनों के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उसके बेटे की शादी है। जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊँ तब तक घर की जिम्मेदारी तुम तीनों पर है। अच्छे से अपने घर का ख्याल रखना। माँ जी, अगर आप अपनी सहेली के घर चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? मेरी प्यारी बहुएं, ये जितना मेरा घर है उतना तुम तीनों का भी तो है ना, इसीलिए अपनी सास को भी थोड़ा आराम दे दो। इतना बोलकर अर्चना घर से चली जाती है। अब अपनी सास की गैर मौजूदगी में भी तीनों देवरानी जेठानी आराम से बैठी रहती है, पर घर का एक काम नहीं करती और जब भूख लगती है तो बाहर से खाना मंगवा लेती है। पर एक दिन बाहर का खाना बेकार आता है, उसमें से कॉकरोच निकलता है। ये देखकर तीनों बहुओं की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। नेहा, इस खाने में तो कॉकरोच है, मैं ना अभी कंप्लेन करती हूँ। दीदी मैं तो कभी भी बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, हम तीनों घर में अपने लिए बना लेते हैं। सही कहा, माँ जी थी तो समय समय पर हमें खाना मिलता था, पर जब से माँ जी गई हैं तब से खाना भी नसीब नहीं हो रहा। एक काम कर, तू खाना बना ले, मैं बर्तन साफ कर लूंगी और दीदी आप किचन साफ कर लेना। इस तरह से अर्चना के जाने के बाद तीनों बहुएं अपने कामों में बट जाती है। अब एक बहू खाना बनाती तो दूसरी बहू किचन की सफाई, और अगर एक झाड़ू लगाती तो दूसरी बहू पोछा। कुछ दिनों बाद अर्चना आती है और अपनी बहू को काम करता देखती है तो वो बहुत खुश होती है और मन ही मन खुद से कहती है, अर्चना तेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ, अब तेरे मजे ही मजे। अब करेगी तेरी तीनों कामचोर बहुएं काम और तू करेगी आराम। इस तरह से अर्चना को आराम मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर तीनों बहुओं को भी समझ आ जाता है कि कभी कभी इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, जिसके बाद वो तीनों घर के काम बिना काम चोरी किए करने लगती है।